हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राकेश कुमार सिन्हा और मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए काफ़ी मददगार होगा जो कोचिंग का फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे रीज़न होता है उसके लिए, जैसे कि किसी का पोस्टिंग उस जगह पे नहीं है और किसी के पास पैसे नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारे रीज़न होते हैं। चलिए, तो उन लोगों के लिए मैंने ये खासकर ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मैंने इसमें सभी पहलुओं को रखा है कि प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट्स ऑफ व्यू से कोई भी चीज़ छूटे नहीं। मैंने इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखा है। तो चलिए देखते हैं कि ये वीडियो क्या कहता है। फ्रेंड्स, जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो प्रियम्बल से स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं। प्रियम्बल इज एन introductory and expressionary statement in a document that explains the document's purpose and underlying philosophy। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्टरी एंड एक्सप्रेशनरी स्टेटमेंट है जो बताता है कि हमारा संविधान का नेचर क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसकी फिलोसफी क्या है, हमारा हमारा संविधान कैसा है, सेकुलर है, सोशल है, कैसा है। वो प्रियम्बल जो है उसका इंट्रोडक्शन है। Second point, the preamble is as much inspired by the cherished political values practiced for ages throughout the history of Indian civilization as well as the contemporaneous political system elsewhere। जो हमारा प्रियम्बल है वो हमारा जो पॉलिटिकल वैल्यू, जो हमारा इंडिया का, जो इंडियन सिविलाइजेशन का जो पॉलिटिकल वैल्यू है उससे काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है। जो हमारे जो उस टाइम में 1947 के टाइम में जब 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 हमारा प्रियम्बल और जब संविधान बनाया जा रहा था, उस वक्त जो हमारे देश में जो पॉलिटिकल सिस्टम था और पूरे विश्व का जो पॉलिटिकल सिस्टम था उससे भी जब बहुत हद तक ये इंस्पायर्ड है। इंडिड मच ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द प्रियम्बल हैज़ बीन द आउटकम ऑफ द स्ट्रीट फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। देखिए, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल जो है ये बहुत सारे चीज़ों का सोर्स रहा है। जैसे हमारे संविधान के बहुत सारे पॉइंट्स जिसमें ऐड किए, संविधान में ऐड किए गए, उसके सोर्स आप देखेंगे तो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमने जो एकजुटता के साथ जो हमारा जो कॉलोनियल कुकुन था उसको जो हटाया है, जो हमने जो स्ट्रगल में जो सीखा है, जो ये देखा है कि एक एक आम जनता का सुविधा के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सब चीज़ें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे वो सब चीज़ें उन्होंने महसूस किया है और उसको उसमें ऐड किया है। तो हमारा जो प्रियम्बल है वो सब चीज़ों का ही आउटकम है। देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या कहता है? द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज बाय पंडित नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946 एंड अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया गया था, उसी को प्रियम्बल के रूप में अडॉप्ट कर लिया गया। और देखिए लिखा, अल्टीमेटली बिकेम द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही अल्टीमेटली प्रियम्बल बन गया। तो ये एग्जाम में अलग अलग तरीके में ये पूछता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग याद कर लीजिए कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज बाय पंडित नेहरू वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। देखिए, अब एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी सामने उठ के आया कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, क्योंकि प्रियम्बल तो एक अलग अलग चैप्टर हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, देखिए ये शुरू हुआ था गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में। द डिबेट ऑन वेदर द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट स्टार्टेड विद द केस ऑफ गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दिया था कि प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब उसके जो पॉइंट्स हैं, जो उसके एलिमेंट्स हैं, उसको इन्फोर्स करने के लिए आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। और बेरबरी केस में तो सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या ऑब्जर्व किया कि देखिए, प्रियम्बल वाज द बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द माइंड्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स के भावनाओं को, उनके उनकी इच्छाओं को समझने में मदद करता है। प्रियम्बल जो है वो लीगल इंटरप्रिटेशन में मदद करता है। हमारे संविधान में जो एम्बिगस वर्ड्स हैं जो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, उसको समझने के लिए, उनके उनके स्कोप को वाइड करने के लिए जो है प्रियम्बल के जो एलिमेंट्स काफ़ी मदद करते हैं। ठीक है, बड़ी बुरी केस में ऐसा हुआ। लेकिन उसमें जस्टिस गजेंद्र गढ़कर साहब ने ये बोला कि प्रियम्बल वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में तो ऐसा नहीं बोला था, लेकिन बेरुबरी केस में सीधा बोल दिया कि प्रियम्बल वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इसमें जो जस्टिस हैं इनका नाम याद करने का जरूरत नहीं है। देखिए, अब हमने दो केस देख लिया और अब नेक्स्ट देखते हैं डिसाइसिव शिफ्ट। जो हमारे दो केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दिए थे, गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास एंड इन बेरुबरी केस, वहाँ से हम एक
क्लियर डिपार्चर हमें देखने को मिलता है अगले अगले कुछ केसों में, जैसे कि सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें जस्टिस माधुलकर साहब ने क्या हाईलाइट किया कि देखिए प्रियम्बल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसका डीप डेलिब्रेशन है, ये इट वाज मार्क्ड बाय प्रिसिशन एंड द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अटैच स्पेशल सिग्निफिकेंस टू इट। हमारे जो संविधान के जो निर्माता हैं इसको बहुत ही एक स्पेशल सिग्निफिकेंस दिया है। द प्रियम्बल वाज एन इपिटम, साक्षात उदाहरण है बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड दोज फीचर्स बेसिक फीचर्स वर डिड्यूस फ्रॉम द कॉन्सेप्ट इंसिडेंट इन द प्रियम्बल। मतलब सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में क्या है कि जो ये प्रियम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर्स है, ठीक है, ये साक्षात उदाहरण है बेसिक फीचर का, और जो बेसिक फीचर हैं वो प्रियम्बल के ही एलिमेंट से उस डिड्यूस किया जा रहा है। द बेसिक फीचर्स वर डिड्यूस फ्रॉम द कॉन्सेप्ट्स इंसिडेंट इन द प्रियम्बल, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब ने क्या कहा, द प्रियम्बल प्रोवाइड्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच द गवर्नमेंट इज टू फंक्शन, कि गवर्नमेंट को उसी प्रिंसिपल पे काम करना चाहिए जो हमारे प्रियम्बल में बताया गया है। क्या क्या प्रिंसिपल है हम लोग डिस्कस करेंगे। और द प्रियम्बल इज अ वेरी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है संविधान का आत्मा है, निरंतर अटल, जिसको जिसको कोई हिला नहीं सकता है, इस टाइप से बातें सामने आई। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा जो पुराने जो पहले जो केस दो केस थे जिसको हमने डिस्कस किया, गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास और बेरुबरी केस, वहाँ से क्लियर डिपार्चर आ रहा है, क्लियर शिफ्ट हो रहा है। उन्होंने क्या बोला कि ये प्रियम्बल जो है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इन्होंने क्या बोल रहा है कि प्रियम्बल जो है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ये जा रहे हैं, ठीक है, अभी बोला नहीं है लेकिन जा रहे हैं, लग रहा है कि हाँ भाई प्रियम्बल, इनके भावनाओं से लग रहा है कि हाँ ये बोलेंगे कि जो है प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये तो बहुत ही ऐतिहासिक केस है जिसको आपको याद करना ही करना है किसी भी तरीका से। क्या हुआ था 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल वाज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल वाज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट वाज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये चीज़ देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने याद करना है कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ये बोला था कि प्रियम्बल वाज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड प्रियम्बल एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग ये याद कर लेंगे ये चीज़ को। अमेंडमेंट टू एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी मेड अंडर आर्टिकल 368 ओनली विद इन द ब्रॉड कंटूर्स ऑफ द प्रियम्बल। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात बोल दी है कि संविधान का आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट जो होगा वो प्रियम्बल के निर्धारित की हुई रूपरेखा के अंदर ही होगा। Means no amendments under Article 368 can be made to alter the basic feature or elements of the Constitution as contained in the preamble। अब यहाँ से देखिए निकलता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो एक ऐतिहासिक डॉक्ट्रिन है, जो सुप्रीम कोर्ट का इजाद किया हुआ एक डॉक्ट्रिन है, जो हमेशा समय समय पर हमें देखने को मिलता है। और इससे सरकार बचने की बहुत कोशिश भी की, अलग अलग तरीके लाए। इसका डिटेल्स में हम लोग देखेंगे, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा। तो यहाँ से इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस केस से इवॉल्व हुआ था। तो ये हम लोग जान गए कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के केस से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व हुआ था। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कुछ दिन 2-3 साल पहले ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा था सेम वर्डिंग के हिसाब से, ठीक है। तो हम क्या देखें कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, इज स्टार्टेड फ्रॉम गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, फिर उसके बाद बेरुबरी केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रियम्बल वाज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, यहाँ पर ये प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ झुका। फिर केशवानंद भारती केस में तो बोल ही दिया कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन शुड बी मेंटेन्ड, ठीक है। तो यही सेम वर्डिंग, सेम फीलिंग जो है ये 3 केसेस में आगे में भी देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट का। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, मिनार्वा मिल लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए मैं एक केस स्टडी का एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सभी केसेस के बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा। अभी यहाँ पर प्रियम्बल के लिए बस दो केस आप याद कर सकते हैं, बेरुबरी केस एंड केशवानंद भारती केस। बाकी गोपालन वर्सेस वो सब समझने के लिए मैंने बताया था। आप डायरेक्टली ये चीज याद कर लीजिए कि इन बेरुबरी केस सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट Preamble is not a part of constitution, and in Kesavananda Bharati versus State of Kerala, Supreme Court held that Preamble is a part of constitution, and there is a basic structure of constitution, and the amendment should be an amendment to any of the provisions of the constitution could be made under Article 368 only within the broad contours of the Preamble। आप ये चीज़ आप याद कर लीजिए। बाकी
समझने के लिए है, आप दिमाग में रख सकते हैं मेंस में आंसर के लिए, आंसर राइटिंग के लिए मेंस में आप रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल। जो हमारा प्रियम्बल का जो टेक्स्ट है वो क्या कहता है। देखिए ये जो हमारे हैं ये प्रियम्बल के टेक्स्ट है, इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स जो मैंने हाईलाइट करके रखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसकी बहुत ही एक वाइड मीनिंग है जिसको हम लोग देखेंगे आगे की वीडियो में। देखते हैं पहला हाईलाइटेड वर्ड क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया से ही हमारा टेक्स्ट, हमारा प्रियम्बल स्टार्ट होता है, तो इसका एक बहुत ही वाइड मीनिंग है। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजंस। इसके बाद आगे की ओर तो वी द पीपल ऑफ इंडिया जो बताया ये हमारा ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे बना हुआ है। ठीक है, तो उसी तरीके से आगे देखिए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब का एक वाइड मीनिंग है। यहाँ पर इसमें यह भी बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट दिस डेट ऑफ 26 डे ऑफ नवंबर 1949। तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे आगे डिटेल्स में। आप देख लीजिए कि प्रियम्बल का टेक्स्ट क्या कहता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट चलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इनेक्टिंग फॉर्मूला है, इनेक्टिंग वर्ड्स क्या बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक वर्ड आया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है अभी तो आजकल कहीं वर्ड आता नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रियम्बल में वर्ड आया है। इसका मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये एक रिप्रेजेंटेटिव का बॉडी था। इट वॉज कंपोज फॉर ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड वंस कॉन्स्टिट्यूशन इज रेडी असेंबली इज डिसॉल्व्ड। ठीक है, ऐसा हुआ भी और हमने ऐसा देखा भी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है 26 जनवरी 1950 के बाद प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में चेंज हो गया। अब देखते हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया है ये एमोन राय साहब ने 1934 में दिया था और 1935 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑफिशियल डिमांड बन गया। इतना समझ लीजिए, देख लीजिए, याद हो सकता है तो कर लीजिएगा। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो डिमांड है ये अगस्त ऑफर में, अगस्त 1940 में, अगस्त ऑफर जिसको बोलते हैं, उसमें ही जाके एक्सेप्ट हुआ। 1934 में एमएन राय ने दिया, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक ऑफिशियल डिमांड बना, लेकिन अगस्त ऑफर में अगस्त 1940 में ही ये एक्सेप्ट हो पाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूट अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद करने के लिए है, याद करने लायक पॉइंट है। ये क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से आ सकता है और याद कर लीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था ये कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट वॉज फर्स्ट इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया। हाँ देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये अनडिवाइडेड इंडिया में ये इसको बनाया गया था। डिवीजन होने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनी थी, डिवीजन के पहले ही ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। देखिए इनडायरेक्टली वर्ड जो है ये काफ़ी डिस्कशन हुआ था इसके बारे में, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये तो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुई है, फिर ये संविधान बना रहा है देश के लिए, तो बहुत सारा डिस्कशन हुआ था जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ये कैसे इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे, जो प्रोविंशियल असेंबली जो उस टाइम में हुआ करते थे उन्होंने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा मेंबर्स का चुनाव किया और उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा। आज का सिचुएशन तो डिफरेंट है, आज लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्टली होता है, लेकिन उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का जो इलेक्शन हुआ था वो डायरेक्टली नहीं था, वो इनडायरेक्टली था। अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स जो कि याद करने लायक है। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, टोटल मेंबरशिप जो इसका था 389 था। पार्टीशन के बाद, आज़ादी के बाद, आफ्टर पार्टीशन 299 रिप्रेजेंटेटिव हो गए। बाकी जो 389 में से जो 299 थे वो इंडिया की तरफ हो गए, बाकी जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। जो 299 थे उसमें 229 प्रोविंसेस से आए थे, बाकी 70 जो थे वो प्रिंसिपल स्टेट से आए थे। ठीक है, ये फैक्ट्स हैं, याद करने लायक है। उसमें वीमेन मेंबर्स 9 थे। बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ सीट, जो सीट का डिवीजन हुआ था वो पॉपुलेशन बेसिस पे हुआ था, रफली 1:10 लाख रेशियो के हिसाब से हुआ था। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, देखिए पहला मीटिंग जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वो कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल न्यू दिल्ली में हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। देखिए उसी दिन जो है डॉक्टर शशिधरन सिन्हा पहले प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नियुक्त किए गए और 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्टेड प्रेसिडेंट घोषित हुए। और फिर उसके 2 दिन के बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पास किया गया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको प्रियम्बल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। तो ये काफ़ी पॉइंट करने वाली बात है कि 13 दिसंबर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया गया था, जो हमारा आगे चलकर प्रियम्बल बना। वाइस प्रेसिडेंट हमारे प्रोफेसर एस.सी. मुखर्जी साहब थे। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, असेंबली मेट इन सेशंस ओपन टू द पब्लिक फॉर 166 डेज स्प्रेड ओवर पीरियड ऑफ 2 years 11 months एंड 80 days। देखिए कुछ जगहों पर ये 17 डेज भी लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे जगहों पर 18 डेज ही दिया हुआ है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी
वो पब्लिक के लिए खुली 166 दिन टोटल था, और ये 2 साल 11 महीने 18 दिन के लिए ये टोटल सेशन इतने इतने दिनों का था। ठीक है। 308 मेंबर्स ऑफ असेंबली साइन 2 हैंड रिटन कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट। एक हिंदी में था और एक इंग्लिश था। 2 डॉक्यूमेंट साइन हुए थे, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट साइन हुए थे, एक हिंदी था और एक इंग्लिश था। 24 जनवरी 1950, 2 दिन पहले। ठीक है। 2 days later द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकेम द सुप्रीम लॉ ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, 2 दिन के बाद यानी कि 26 जनवरी को। ऑन 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सीज टू एग्जिस्ट। जैसे ही संविधान हमारा लागू हुआ, फुल फ्लेज लागू हुआ, उसी दिन से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारा सीज हो गया, और वो अपने आप को वो वही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में तब्दील हो गया। ठीक है। और उसके बाद 1951-52 में जब इलेक्शन हुआ था, उसके बाद एक नया पार्लियामेंट जो कि डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा जो थे वो चुन के आई। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए बहुत सारी कमेटियाँ थी। ठीक है। बहुत सारे मेंबर्स थे, उनके चेयरमैन थे अलग अलग, और बाकी जो डिटेल्स में था मैं एक नया वीडियो में मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मैं उसको डाल दूंगा। तो वापस आते हैं हम लोग कि इस वर्ड में, इनेक्टिंग वर्ड्स में क्या था। वी द पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डू हियर बाई एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कितना बड़ा बात बोला गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो भारत के निवासी हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हमने अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और अपने आप को ही गिव टू आवर सेल्फ ही ये संविधान दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है वो हमारे पीपुल हैं, हमारे जो लोग हैं वही हैं। जो सोर्स ऑफ पावर, ऑथोरिटी, लेजिटिमेसी, वो सब अल्टीमेटली लोगों के हाथों में ही है। अल्टीमेटली वेस्ट इन द पीपुल ऑफ इंडिया, लोगों में ही सब चीज समाहित है। और ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये सिग्निफाई कर रहा है डेमोक्रेसी को। ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। जनता ही महान है, जनता ही सब कुछ है, उन्हीं के पास सब पावर है। ठीक है। और हम देखते भी हैं। इट ऑल्सो एम्फसाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय एंड फॉर द इंडियन पीपुल एंड नॉट गिवन टू देम बाय एनी आउटसाइड पावर। इसका मतलब कि जो हमने जो संविधान बनाया है ये हमारे देश के लोगों के द्वारा बनाया गया है और हमारे देश के लोगों को दिया गया है। किसी आउटसाइड पावर का इन्फ्लुएंस नहीं था। जैसे कि ब्रिटिश हो गए, तो उस टाइम ब्रिटिश ही था, तो ब्रिटिश का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। ये हमारे जनता ने खुद अपने जनता के लिए और उस हमारे देश के लिए, हमारा भावी देश कैसा होगा उसको मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। किसी का इन्फ्लुएंस नहीं था इसमें। देखिए हमने तो ये चीज़ का, इस वर्ड्स का देख लिया मीनिंग कि वी द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट इनेक्ट, और बीच का वर्ड्स के बारे में आप समझते हैं। ये एक अलग रूप में हम समझेंगे। बाकी जो बीच में वर्ड्स जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, जस्टिस, लिबर्टी वगैरह जो आए हैं वो सब क्या कहते हैं उसको हम लोग देखते हैं। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट सेट्स आउट द गाइडिंग पर्पस, प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा प्रीएम्बल है ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो हमारा गाइडिंग पर्पस, प्रिंसिपल और फिलोसफी संविधान का बताता है। प्रीएम्बल गिव्स आइडिया अबाउट द फॉलोइंग। ये 4 आइडिया देता है हमें, 3। ठीक है। ये 4 आइडिया देता है। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट का नेचर कैसा हो है। स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और ये किस दिन अडॉप्ट किया गया था। ये 4 आइडिया जो हैं हमें प्रीएम्बल से मिलते हैं। ठीक है। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी, देखिए हम लोग तो पहले ही डिस्कस कर लिए कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या था। हमारे पीपुल, हमारी जनता थी। देखते हैं। द प्रीएम्बल कैटेगरिकली एक्सेप्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी क्या होता है? यहाँ पे मैंने एक ये कट ऐड किया है। ठीक है। इसको आप पढ़ के आप समझ लीजिएगा। दिस वर्ड्स टेस्टिफाई टू द फैक्ट दैट पीपुल ऑफ इंडिया आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी। वही चीज बार बार वही चीज है कि जो पीपुल ऑफ इंडिया है वही सभी सोर्स ऑफ है, पावर के सभी सोर्स वही है। तो गवर्नमेंट ड्राइव्स इट्स पावर फ्रॉम देम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था नेचर ऑफ स्टेट। द प्रीएम्बल डिस्क्राइब्स 5 कार्डिनल फीचर्स ऑफ द इंडियन स्टेट। हमारा जो प्रीएम्बल है ये इंडियन स्टेट के 5 कार्डिनल फीचर्स जो हैं वो डिस्क्राइब करता है। क्या क्या फीचर्स है वो देखते हैं। इंडिया इज सोवरेन स्टेट। सबसे पहला चीज कि सोवरेन का मतलब क्या होता है? तो वर्ड सोवरेन मीन्स सुप्रीम और इंडिपेंडेंट। किसी का उस पर प्रभाव नहीं है, बाहरी और अंदरूनी किसी का प्रभाव नहीं है। इंडिया इज इंटरनली एंड एक्सटर्नली सोवरेन, externally free from the control of any foreign power, and internally it has free government which is directly elected by the people and makes laws that govern the people. हमारा बाहरी सत्ता का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। हम लोग किसी के दबाव में नहीं काम करते हैं। हमारा जो सरकार इंडिपेंडेंट है और हमारी जो सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, रेगुलर चुनी जाती है। सभी स्टेट पे चुनी जाती है, जैसे लोकल, स्टेट, सेंटर, ये सभी पर जनता इलेक्शन करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। और वो इलेक्शन भी रेगुलर इंटरवल पे होता है, फिक्स्ड इंटरवल पे
इंटरवल पे होता है। तो हमारा इससे क्या मतलब पता चलता है कि हमारा देश जो है सोवरेन है, आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंडिया इज सोशलिस्ट स्टेट। वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड टू द प्रीएम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट। देखिए ये जो वर्ड जो सोशलिस्ट जो वर्ड जो है ये 42nd अमेंडमेंट 1976, याद रखिएगा 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये हमारे प्रीएम्बल में ऐड किया था। ये स्टार्टिंग में जब प्रीएम्बल जब बना था उस वक्त ये वर्ड नहीं था, ये बीच में 1976 में जब इमरजेंसी का टाइम था उस वक्त 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसको हमारे प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। इसका एक अलग ही महात्मा है। इट इंप्लाइज सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। सोशलिस्ट स्टेट, सोशलिस्ट जो वर्ड है ये एक वर्ड से नहीं है, दो वर्ड से बना हुआ है, सोशल एंड इकोनॉमिक। तो इट इंप्लाइज सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी इन दिस कॉन्टेक्स्ट मींस द एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, रिलीजन और लैंग्वेज। ये देखिए ये याद करने वाली वर्ड है क्योंकि ये जो 6 वर्ड हैं ये सेम है, कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, रिलीजन। और अगर आप मेंस में ये 6 वर्ड्स को अगर आप यूज करते हैं तो काफी अच्छा एक इंप्रेशन बनेगा। अंडर सोशल इक्वलिटी एवरीवन इज इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो देख रहे हैं सभी का एक समान ओहदा है, सभी का एक समान अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए। इकोनॉमिक इक्वलिटी इन दिस कंटेक्स्ट मींस दैट द स्टेट विल एंडेवर टू मेक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मोर इक्विटेबल एंड प्रोवाइड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल। तो हमने सोशल इक्वलिटी को देख ही लिया कि देयर शुड बी नो एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब इकोनॉमिक इक्वलिटी को देखते हैं। इकोनॉमिक इक्वलिटी में क्या होता है कि स्टेट विल एंडेवर, स्टेट प्रयत्नरत होना चाहिए, जो वेल्थ है हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सबको बराबर बांटने के लिए, ताकि सभी लोग एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लिविंग को जी सकें, सभी लोग अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकें। और इसको इफेक्ट में लाने के लिए इंडिया हैज एडॉप्टेड ए सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी एंड द स्टेट हैज फ्रेम्ड मेनी लॉज टू अचीव द एम। बहुत सारे आर्टिकल हैं जो इस भावना को पूर्ण करने के लिए आर्टिकल हमारे संविधान में दिया गया है। Even before the term was added by the 42nd Amendment in 1976, the Constitution had a socialist content in the form of certain DPSP. 42nd अमेंडमेंट के पहले, 42nd अमेंडमेंट के बाद ये वर्ड सोशलिस्ट आया था, तो उसके 42nd अमेंडमेंट के पहले भी हमारा जो सोशलिस्ट व्यू थे, प्रोविजंस थे, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ये सब आर्टिकल्स के अंदर में वो भावनाएं थी, वो सब चीज फीचर्स जो हैं हमारे संविधान में सोशलिस्टिक फीचर्स थे और पहले से ही थे, 42nd अमेंडमेंट के पहले से ही थे। Hence, what was hitherto implicit in the Constitution has now been made explicit। इसका मतलब ये है कि जो जैसे प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया, तो सोशलिस्ट फीचर्स जो हमारे संविधान का है वो 42nd अमेंडमेंट के पहले वो इम्प्लिसिट थी, वो सजेस्टेड था लेकिन डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्लिसिट मतलब सजेस्टेड था लेकिन डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड नहीं था। लेकिन 42nd अमेंडमेंट के बाद ये क्लियरली खुलकर सामने आ गया और कोई कंफ्यूजन का कोई रूम छोड़ा ही नहीं। इट बिकम्स एक्सप्लिसिट, देयर इज नो रूम फॉर डाउट और कंफ्यूजन। ठीक है। इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज ए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नॉट ए कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। ये नोट करने वाली बात है कि हमारा जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इन्वॉल्व्स नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है ये सभी मींस ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को नेशनलाइज कर देता है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। सुप्रीम कोर्ट सेज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोर्स डिजीज एंड इनइक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है ये पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज और इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को कम करता है, खत्म करता है। तो इंडिया का जो सोशलिज्म है ये मार्क्सिज्म और गांधीज्म का एक बहुत ही अच्छा समन्वय है, लेकिन ये गांधीज्म के तरफ कुछ ज्यादा ही झुका हुआ है। ठीक है, तो मार्क्सिज्म प्लस गांधीज्म बट लीनिंग हैवीली टुवर्ड्स गांधीज्म। जो सोशलिज्म है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में जो एलपीजी जो शुरू हुई थी वो सोशलिज्म की भावना को थोड़ा कमजोर करता है। तो ये सब पॉइंट आप मेंस में ऐड कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है वो पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को खत्म करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया इज सेकुलर स्टेट। सेकुलर मीन्स असांप्रदायिक। सेकुलर मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल विच इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। असांप्रदायिक मतलब हम यहाँ पर सेकुलर का इस तरीके से मिलते हैं, रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। जो सेकुलर वर्ड हमारा जो प्रियम्बल में है वो हमारी जनता और हमारा सरकार के बीच कैसा रिलेशन होगा उसको वो समझाता है। ये जो वर्ड है ये भी 42nd अमेंडमेंट 1976 में ही ऐड किया गया था। 1976 के पहले ये वर्ड सेकुलर प्रियम्बल में नहीं थे। ठीक है, और सेकुलरिज्म जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर भी है हमारे संविधान का। The government respects all religions. It does not uplift or degrade any particular religion. There is no such thing as a state religion for India. इंडिया कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, ये हमें सभी जाति और धर्म के लोगों को इज्जत करता है।
सभी को समान अधिकार है यहाँ पर, किसी को कम और ज़्यादा नहीं है। पॉजिटिवली इंडियन सेक्युलरिज्म गारंटीज इक्वल फ्रीडम टू ऑल रिलीजन, इट स्टैंड फॉर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉर ऑल सिटीजन्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आर्टिकल 25 से 28 जो फंडामेंटल राइट वो हमारा सेकुलर नेचर को दर्शाता है, ठीक है। लेकिन आफ्टर एडिंग सेकुलर वर्ड टू प्रियम्बल, सेकुलर नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड एक्सप्लिसिट फ्रॉम इम्प्लिसिट। वही चीज कि 25 से आर्टिकल 25 से 28 तो पहले से भी थे, लेकिन सेकुलर वर्ड प्रियम्बल में जोड़कर जो हमारे सेकुलरिज्म की जो भावना थी उसको एक इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट बना दिया गया, ठीक है। Indian Constitution and embodies the positive concept of secularism, that is all religions in our country have the same status and support from the state, ठीक है। तो यह हमारा पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। देखिए एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हमारा जो सेकुलरिज्म है, जो हमारा इंडिया का सेकुलरिज्म है, ये वेस्ट के सेकुलरिज्म से टोटली डिफरेंट है। वेस्ट में क्या होता है कि देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन, कंप्लीट सेपरेशन है। लेकिन हमारे इंडिया में उस तरीके का सेपरेशन नहीं है जो वेस्टर्न में है। हमारे यहाँ सभी जाति और धर्म से एक इक्वल डिस्टेंस बना के रखा है, सेपरेशन नहीं है लेकिन एक इक्वल डिस्टेंस बना के रखा है। स्टेट विल गिव इट्स कमिटमेंट टू रिलीजियस फ्रीडम एंड वर्शिप टू एवरीवन। यहाँ पर सरकार जो है सभी रिलीजन्स को आज़ादी देता है, वो पूजा पाठ करने का सबको एक आज़ादी है। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो सेकुलरिज्म है वेस्ट के सेकुलरिज्म में डिफरेंट है। वेस्ट में देयर इज ए कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, और इंडिया में क्या है कि आवर गवर्नमेंट मेंटेन्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेसी तो है ही, हम लोग शुरू से देखते हैं। तो जो हमारा वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या है, ये डेमोक्रेटिक फीचर्स को एक्सप्लेन कर रहा है। एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली इंडिकेट द डेमोक्रेटिक स्पिरिट इन्वॉल्व इवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स। जो हमारा जो जनता है, डेमोक्रेटिक फीचर्स में ऐसा नहीं होता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमें बहुत सारे फीचर्स जैसे कि बार बार इलेक्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार इलेक्शन करा दिए और फिर इलेक्शन के द्वारा चुन लिए और फिर वही, वो तो डिक्टेटरशिप हो जाएगा। बार बार इलेक्शन कराना भी ये डेमोक्रेसी का ही एक प्रिंसिपल है। द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर गवर्नमेंट एट ऑल लेवल, यूनियन, स्टेट एंड लोकल, बाई ए सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पॉपुलरली नोन एज वन मैन वन वोट। Every citizen of India who is 18 years of age and above, not otherwise debarred by law, is entitled to vote। ये पॉइंट तो समझ में आ ही रहा है, क्लियर कट। Every citizen enjoys this right without any discrimination। देखिए आप, ये भी एक डेमोक्रेसी का ये भी एक फीचर है जो हमारे संविधान में है कि हमारा जो है जो रिप्रेजेंटेटिव वो जनता है उसको चुनती है, और इलेक्शन बार बार होते हैं, और जनता के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि 10 लोगों को बना लिया और आपस में चुन के हम सरकार में आ गए, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। उनका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, रिलीजन और एजुकेशन, ये सब के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं डेमोक्रेसी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी द पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली एज इन द केस ऑफ स्विट्जरलैंड। उसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जनता जो है वो डायरेक्ट अपना पावर को एक्सरसाइज करता है, रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा नहीं, पावर को उसको अवेल नहीं करता, डायरेक्ट सब चीजों में इन्वॉल्व रहता है। इसके 4 डिवाइस हैं, नेमली रिफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबसाइट। ये जो रिफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबसाइट जो हैं, ये डिवाइस, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के डिवाइस हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये सब नहीं चलता है। लेकिन हमारा देश कैसा है, हमारा देश इनडायरेक्ट है। इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव, जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं, उसमें सिटीजन्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स टू मेक लॉज ऑन देयर बिहाफ। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके बिहाफ पर लॉज बनाते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, दीज आर पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल जो है वो यूएसए में, पार्लियामेंट्री जो है हमारे देश में, आप बोल सकते हैं पार्लियामेंट्री हमारे देश में, इंडिया में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अंडर विच द एक्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझने वाली बात है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री है ये, और जो उसके एक्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह हैं अपने सभी एक्शन और सभी पॉलिसीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियडिक इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर के ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे संविधान में ऑलरेडी हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो है स्टेट जो है वो डेमोक्रेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंडिया इज कॉल्ड एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। हमारा जो सभी को पता ही है कि हमारा जो डेमोक्रेसी है लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट वर्ड यूज इसलिए किया गया है क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। फिजिकल एरियाज को देख कर नहीं बोला गया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, पॉपुलेशन को देख के बोला गया। पॉपुलेशन तो सबसे ज़्यादा चाइना का है, लेकिन चाइना में तो डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए हमारा जो डेमोक्रेसी है वो लार्जेस्ट है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं,
व्हाट डेमोक्रेसी इज यूज्ड इन प्रियम्बल इन ए ब्रॉडर सेंस। डेमोक्रेसी जो प्रियम्बल में यूज किया गया है वो एक ब्रॉडर सेंस में उसको यूज किया गया है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी उसमें समाहित है उस वर्ड में। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इस डायमेंशन को अपने कंक्लूडिंग स्पीच में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कंक्लूडिंग स्पीच में इसको स्ट्रेस किया था, इसी भावना को। देयर इज नो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी के बिना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और सोशल डेमोक्रेसी तीन चीजों को रिकॉग्नाइज करता है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीनों आपस में एक ट्रिनिटी बनाते हैं और तीनों का महत्व एक साथ आता है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में हम यही देखते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी फॉर्म ए यूनियन ऑफ ट्रिनिटी एंड इफ वन इज डाइवर्स फ्रॉम द अनदर द वेरी पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी डिफीटेड। मतलब देख लीजिए कि जो डेमोक्रेसी वर्ड यूज किया गया है इसमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी है। और सोशल डेमोक्रेसी में तीन चीजें आती है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। देखिए कितना एक्सप्लेन किया गया है हर एक वर्ड्स को। इन द सेम कॉन्टेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी यही ऑब्जर्व किया है, द कॉन्स्टिट्यूशन इनविजन टू एस्टेब्लिश एन एगलिटेरियन सोशल ऑर्डर रेंडरिंग टू एवरी सिटीजन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन ए सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑफ द भारत रिपब्लिक। मतलब देखिए कितना इस वर्ड को एक्सप्लेन किया गया है। इस पे एक क्वेश्चन भी बनाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2015 में आया था, देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये चारों वर्ड हैं आपस में अपने में आप में सही है, लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से सही है कि नहीं है ये देखना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देखिए इसी टाइप से कंफ्यूजन बहुत ही क्लोज पूछा है इसमें। देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट वर्डिंग उठाया गया है आर्टिकल 75 क्लॉज 1B के तीसरे पॉइंट से। ये डायरेक्ट आप देख सकते हैं आर्टिकल 75 उसमें डायरेक्ट ये वर्डिंग उठाया गया है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, मींस लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल से। तो आप लोग एक बेयर एक्ट्स देख लीजिए, एक अच्छा से राइटर्स का एक बेयर एक्ट्स देख लीजिए और उसको पढ़ते रहिए। बहुत सारे क्वेश्चन बेयर एक्ट्स के डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड मैच करते हैं। अब जो वर्ड यूज हुआ है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये क्या है? देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स 18 साल और उससे ज़्यादा सभी लोग वोट देंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो जो 18 साल है, मैं इस पॉइंट पे स्ट्रेस देना चाहता हूँ, जो 18 साल है ये 61st अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये उसके बाद आया था, 61st अमेंडमेंट के बाद आया था। 61st अमेंडमेंट के पहले 21 साल था, 21 साल के लोगों को एडल्ट कहा जाता था, लेकिन 61st अमेंडमेंट के बाद 21 को 18 में घोषित कर दिया गया और 18 साल के लोग अब लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, वो वोट दे सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ये इसलिए किया गया था ताकि जो नवयुवक हैं, जो यूथ हैं, उनको बढ़ावा दिया जा सके। आप इसको पॉज करके देख लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंडिया इज ए रिपब्लिक। ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, मोनार्की एंड रिपब्लिक। मोनार्की मतलब क्या होता है, जिसका हेड जो है वो हेरिडेटरी हो, राजा या रानी, फिर उसके बाद उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे, इस तरीके से। लेकिन रिपब्लिक में क्या है कि आपका हेड हमेशा इलेक्टेड होगा। व्हाट इज रिपब्लिक? मींस इलेक्टेड हेड एंड पीरियडिकली इलेक्टेड। ठीक है, इन ए रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स्ड टेन्योर एंड नॉट ए हेरिडिटरी मोनार्क। ये कुछ चीजें हैं, इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स्ड टेन्योर। जैसे कि आपका एग्जांपल है इंडिया और यूएसए में, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर ए टर्म ऑफ 5 years. The post of president of India is not hereditary. Every citizen of India is eligible to become the president of the country. The leader of the state is elected by the people. मतलब ये सब डेमोक्रेटिक फीचर, ये एक रिपब्लिक फीचर्स को दर्शाता है। देख सकते हैं, रिपब्लिक का मतलब दो चीज होता है, इंप्लाइज वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल एंड नॉट इन ए सिंगल इंडिविजुअल लाइक ए किंग। यहाँ एक आदमी के हाथ में पावर नहीं है, जनता के हाथ में पावर है, वो जिसको चाहेगी उसको चुनेगी। ठीक है, राजा के हाथ में कुछ, राजा यहाँ पे राजा का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इट इंप्लाइज एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, यहाँ पर प्रिविलेज क्लास नहीं है, कोई भी नहीं है, सभी समान है। ऑल पब्लिक ऑफिसेज सभी जनता के लिए खुली हुई है, कोई ऐसा नहीं है कोई फिक्स है कि भाई इन्हीं लोगों में से ही इस पब्लिक ऑफिस में आएगा, नहीं, सभी जनता, कोई भी कंपटीशन दो और पब्लिक ऑफिस लो। नेक्स्ट देखते हैं, 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन स्टेट। हमने नेचर ऑफ इंडियन स्टेट देख लिया, अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन स्टेट देख लेते हैं। और हमारे जो इंडियन स्टेट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये 4 हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो हमने सोशल डेमोक्रेसी में क्या देखा था? तो सोशल डेमोक्रेसी में हमने 3 ट्रिनिटी देखी थी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो यहां पर वो 3 वर्ड फिर से आ गए, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। एक वर्ड और जोड़ दो, जस्टिस, तो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्टिव। 4 ऑब्जेक्टिव हो इंडियन स्टेट। तो देखते हैं, द प्रियम्बल लिस्ट 4 कार्डिनल ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर टू बी सिक्योर्ड बाय द स्टेट फॉर ऑल इट्स सिटीजन। 4 ऑब्जेक्टिव हैं जिसको स्टेट को सिक्योर करना है अपने जनता के लिए।
These are justice. The term justice in the preamble embraces three distinct forms: social, economic and political. जो जस्टिस जो टर्म है ये प्रियम्बल में ये तीन रूप को दर्शाता है: सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. दिस आर सिक्योर्ड थ्रू वेरियस प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल. ये जो जस्टिस जो प्रियम्बल में दिया गया है ये हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और अदर जो प्रोविजंस है उसके द्वारा पूर्ण किया जाता है. सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन और सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ये जो है ये फिक्स वर्ड है, ये वर्ड याद करने लायक है: कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. Absence of socially privileged class in the society. India stands for eliminating all forms of exploitation from the society. Improvement in the condition of backward classes and women. तो सोशल जस्टिस के ये तीन चीजें हैं कि एक तो पहला तो डिस्टिंक्शन कोई नहीं होना चाहिए. किस बेसिस पे डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए? ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. दूसरा चीज कि यहाँ पर कोई सोशल प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है, प्रिविलेज्ड क्लास कोई नहीं है, सभी जनता समान है. सभी तरीके के जो भी एक्सप्लॉयटेशन के फॉर्म्स हैं जैसे छुआछूत हो गया वगैरह, ये सब सोसाइटी से खत्म करना है. दूसरा चीज कि हमें जो बैकवर्ड क्लास है, जो वीमेन्स हैं, उनकी कंडीशंस को इंप्रूव करना है. तो ये तीन चीजें सोशल जस्टिस फुलफिल करने की बात है. नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक जस्टिस. इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, वेल्थ एंड इकोनॉमिक स्टेटस. कोई अमीर गरीब नहीं है, सभी यहाँ पर समान है. It stands for equitable distribution of wealth, economic equality, end of monopolistic control over means of production and distribution, decentralization of economic resources, and securing adequate opportunities to all for earning their livelihoods. यहाँ पर इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि हमें इकोनॉमिक न्याय देने के लिए हमें सभी रिसोर्सेज जो वेल्थ हैं उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है जनता में, और जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है उस पर किसी का मोनोपोली नहीं होना चाहिए. वो सबको बांटना है, बराबर करना है. इकोनॉमिक रिसोर्स को डिसेंट्रलाइज करना है ताकि सभी जनता अपने जीविकोपार्जन कर सके. ठीक है, यहाँ पर एक नोट करने वाली पॉइंट है: ए कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. ये देखिए मेंस में लिखने के लिए बहुत अच्छा एक पंच है, इसको पंच आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. इसको आप फिट कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में. Political justice. Political justice क्या कहता है? It implies that all citizens should have equal political rights, equal access to all political offices and equal voices in the government. सरकार में आपका आवाज सभी का समान होना चाहिए. किसी को ऐसा नहीं कि भाई वो बोल रहा है तो ज्यादा महत्व है, ये बोल रहा है तो कम महत्व है. सबका समान महत्व है. सभी को पॉलिटिकल ऑफिस जो है वो सभी इलेक्शन लड़ सकते हैं, वोटिंग दे सकते हैं. ये सब चीजें पॉलिटिकल जस्टिस इसकी बात करते हैं. आइडियल ऑफ जस्टिस इज इन्फोर्स्ड थ्रू वेरियस प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल. तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं और वेरियस अदर प्रोविजंस हैं वो पॉलिटिकल जस्टिस को फुलफिल करता है. तो ये जो इकोनॉमिक सोशल जस्टिस जो भी प्रियम्बल में जो वर्ड्स हैं वो सभी चीज़ों को हमारे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और अदर जो प्रोविजंस हैं वो सबको हमारा संविधान फुलफिल करता है. एक नोट करने वाली पॉइंट है यहाँ पर: आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इज टेकन फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन. नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, 2013 के प्रीलिम्स में आया हुआ था. इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल एंड डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी एंड नन ऑफ द. नन ऑफ द तो सीधे इलिमिनेट हो गया क्योंकि नन ऑफ द तो है नहीं, किसी में तो है ही. अब देखते हैं किस में. तो फंडामेंटल राइट और प्रियम्बल, ये तो फंडामेंटल राइट में तो इकोनॉमिक जस्टिस की मतलब डायरेक्ट भावना नहीं आएगी. बी यहाँ जो है प्रियम्बल एंड डीपीएसपी, ये जो है यहाँ पर डायरेक्ट दोनों की भावना आ रही है. आप इलिमिनेशन थ्योरी से जाइए, देखिए कि प्रियम्बल और डीपीएसपी में इसका प्रचंड भावना है. तो हम इसको सुटेबल आंसर को इसको सिलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, आप सबका आंसर सॉल्व करने का अलग अलग तरीका होता है. मेरा तरीका कुछ और है, दूसरे का तरीका कुछ और होता है. मतलब मेन चीज है कि समझ लेना है कि इकोनॉमिक जस्टिस की बात हमारे प्रियम्बल में की गई है. लिबर्टी, देखिए जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है लिबर्टी. द प्रियम्बल डिक्लेयर्स लिबर्टी टू बी द सेकंड कार्डिनल ऑब्जेक्टिव. वो तो सेकंड ही है. लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी. इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए एक पर्याप्त अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए. लिबर्टी का मतलब यही है, कोई रिस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, उनकी एक्टिविटी पर रिस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप अच्छा से कर सकते हैं. कोई रिस्ट्रेंट, एक्टिविटी का रिस्ट्रेंट मतलब नहीं, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं. ठीक है. द ग्रांट ऑफ फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड इंक्लूडिंग द राइट टू फ्रीडम इज डिजाइन टू सिक्योर दिस ऑब्जेक्टिव. जो फंडामेंटल राइट है उसको इसीलिए वो लिबर्टी के भावना को फुलफिल करने के लिए डिजाइन किया गया है. लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप इज डिजाइन टू स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म. जो सेक्युलरिज्म की जो भावना है वो लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप
इसके लिए उसको डिजाइन किया गया है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, लिमिटेशन इम्पोज किया गया लिबर्टी पर, ताकि सभी जनता अपनी अपनी लिबर्टी को एंजॉय करे, ताकि कोई किसी दूसरे का लिबर्टी पे कोई फर्क न पड़े। इसलिए एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन उस पर दिया गया है। क्लियरली लिबर्टी कंसीव्ड बाय द प्रीएम्बल ऑफ और फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। वो तो दिख ही रहा है, वही लिमिटेशन और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड है। नोट करने वाली पॉइंट बात यह है कि आइडल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इज टेकन फ्रॉम फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 से 1799। ये फ्रेंच रिवोल्यूशन से लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं इक्वलिटी। द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इक्वलिटी एज अ थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वलिटी मींस टू बेसिक थिंग्स, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी जो प्रीएम्बल जो है इसमें दो चीजें हैं, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस मतलब सभी सभी जनता का जो 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 अधिकार है, जो है वो सब इक्वल है। अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलना चाहिए, जो सेम वर्ड्स रिपीट होते जा रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। Above provisions impresses थ्री डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी, सिविक्स, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। जो हमारा इक्वलिटी वर्ड जो है ये तीन डायमेंशन है इसका, सिविक्स, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। जो फंडामेंटल राइट्स के जो सिविक्स इक्वलिटी है, फंडामेंटल राइट सिविक्स इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 से 18 है, जो राइट टू इक्वलिटी के अंदर में जिसको कहते हैं आर्टिकल 14 टू 18, ये सिविक इक्वलिटी को फुलफिल करता है। नेक्स्ट देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है जो पॉलिटिकल इक्वलिटी को फुलफिल करते हैं, वो आर्टिकल है 325, 326। आप देख लीजिएगा कि ये आर्टिकल क्या करता है। डीपीएसपी आर्टिकल 39 जो है वो सिक्योर करता है कि मैन एंड वुमेन शुड गेट हैव इक्वल राइट एंड एडुकेट मीन्स ऑफ लेवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है ये। तो आप इसको इकोनॉमिक इक्वलिटी की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, फोर्थ ऑब्जेक्टिव, फ्रैटर्निटी। दिस रेफर्स टू द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। ये भाईचारे का और एक दूसरे से बिलोंगिंगनेस की जो भावना ये हमारे प्रोड्यूस करता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग विद द कंट्री अमॉन्ग इट्स पीपुल। ये भाईचारे वाली बात करता है फ्रैटर्निटी। It embraces psychological as well as territorial dimensions of national integration. It leaves no room for regionalism, communalism, casteism, etc., which hinders the unity of the state. जो fraternity word है इसका बहुत एक वाइड मीनिंग है। ये कोई जगह नहीं छोड़ता है रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म का। ये भाईचारे की बात करता है, नेशनल इंटीग्रेशन की बात करता है, ठीक है। द इंक्लूजन ऑफ द वर्ड फ्रैटर्निटी इज प्रपोज बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जो हमारा संविधान है ये फ्रैटर्निटी की भावना को फुलफिल करता है सिंगल सिटीजनशिप से। एक हमारा देश में, जैसे अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, तो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। तो सिंगल सिटीजनशिप रखने का मेन रीजन यही था कि वो फ्रैटर्निटी की, वो भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A.6 में भी जनता को ऑब्लाइज किया गया है वो ब्रदरहुड को प्रमोट करने के लिए। तो देखते हैं फ्रैटर्निटी हैज टू एश्योर टू थिंग्स, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रैटर्निटी भाईचारे में एक जनता का, एक इंडिविजुअल का डिग्निटी को भी मेंटेन रखना है और देश के यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को भी मेंटेन रखना है। यहाँ पे जो इंटीग्रिटी वर्ड है इसको एक नोट करने वाली पॉइंट है कि ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ही ऐड किया गया था। तो अभी कितने वर्ड्स आ गए हमारे पास, सोशलिस्ट एंड सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये तीन वर्ड जो है 1976 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किए गए थे, जो कि बहुत बार क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो हमने ये देख लिया कि नेचर ऑफ स्टेट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट था वो देखते हैं कि इससे क्या पता चलता है डेट ऑफ एडॉप्शन। तो इसमें हमने देखता है कि डेट ऑफ एडॉप्शन हमारा इसमें 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स जो हैं वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट कर लिया था, कुछ आर्टिकल्स वहीं से लागू हो गए थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। और ये भी हम लोग मानते यही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन शैल कम इनटू फोर्स ऑन 26 डे ऑफ जनवरी 1950, विच डे इज रेफर टू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग 26 जनवरी 1950 को ही लेके चलते हैं। अब एक चीज देखते हैं, हमने 26 जनवरी को ही क्यों सेलेक्ट किया था, क्योंकि 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी 26 जनवरी को ही। और उस दिन के बाद से हर एक साल 26 जनवरी को हम लोग इंडियन इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाते आ रहे थे। इसीलिए इस डेट को 26 जनवरी को रखा गया था कि हम लोग इसको जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। 15 अगस्त तो ऑलरेडी अंग्रेजों के द्वारा चुन लिया गया था कि 15 अगस्त को हम लोग पावर ट्रांसफर कर देंगे, तो हमने 26 जनवरी को चुना। 26 जनवरी का महात्म्य ये है। अमेंडेबिलिटी, तो अभी हम लोग क्या देखें, पिछले बातों में हमने क्या की कि बोरीवली केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि प्रेम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और केशवानंद भारती केस में क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि ये इट्स ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया तो अमेंड भी कर सकते हैं इसको।
इट इज सेड दैट प्रेम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज सब्जेक्ट टू द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। और ये जब पार्ट हो गया तो फिर अमेंडिंग पावर, पार्लियामेंट का अमेंडिंग पावर में भी आ गया ये। एज एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डिस्ट्रॉयड। देखिए अमेंड कर सकते हैं लेकिन संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमने देखा है किसमें किसमें ईजाद हुआ था, केशवानंद भारती केस में ईजाद हुआ था। इट हैज बीन क्लैरिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट बीइंग ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रीएम्बल कैन बी सब्जेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्सरसाइज अंडर आर्टिकल 368, जो मैंने अभी बताया। हाउएवर द बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अल्टर्ड। अमेंडमेंट, हमारा जो प्रीएम्बल है वो एक ही बार अमेंड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, और वो हमने देखा ही कि 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये प्रीएम्बल में जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट के बाद हुए थे। जब जब ओरिजिनल अडॉप्ट हुआ था तो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ही था, और 1976 में चेंज कर दिया गया इस कोड को, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया गया था। ठीक है, अब एक चीज एक नोट करने वाली बात है कि जब ये सब प्रावधान जो मैंने डिस्कस किया था कि ये सब प्रावधान जब ऑलरेडी पहले से ही थे, 1976 के पहले से ही प्रावधान थे, जैसे कि सेकुलर आर्टिकल 25 से 28 जो कि था उसमें सेकुलर भावना की बात करता है, तो ये सब चीज जो पहले से ही थी, तो हमने फिर बाद में इसको 1976 में क्यों ऐड किया, क्यों अमेंड करके ऐड किया, तो उसके कुछ रीजन है, कुछ उसमें कुछ बातें हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि उसके अगेंस्ट में क्या व्यूज थे। बोथ आर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इवन विदाउट एक्सप्लिसिट, हमारे दोनों भाग थे 1976 के पहले से ही है। आर्टिकल 25-26 जो रिलीजियस फ्रीडम देता है, ये क्या दर्शाता है कि हमारा स्टेट ऑलरेडी सेकुलर स्टेट है। ठीक है, और डीपीएसपी एक्सप्लिसिटली सेज दैट स्टेट शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स सब्जेक्ट। स्टेट जो है वो हमारी जनता का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो ये तो ऑलरेडी एक सोशलिस्ट स्टेट का नेचर तो ऑलरेडी दर्शाता ही है। तो 42nd अमेंडमेंट के सपोर्ट में कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं, जब 42nd अमेंडमेंट जब आया था तो वो इमरजेंसी के टाइम में लाया था, और उस टाइम में पार्लियामेंट को सुप्रीम सोवरेन बॉडी बनाने की एक प्रयास थी। मतलब उस टाइम में जुडिशरी का भी रोल था, तो पार्लियामेंट को सुप्रीम सोवरेन बॉडी बनाने के लिए इस अमेंडमेंट को लाया गया, गवर्नमेंट को लीगल चैलेंज से बचाने के लिए लाया गया। स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं। स्कॉलर ये कहते हैं कि सेकुलर वर्ड को उस वक्त इसलिए ऐड किया गया था ताकि माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं इमरजेंसी पीरियड में माइनॉरिटी के राइट को सिक्योर किया जाए। ठीक है, तो इसलिए सेकुलर वर्ड को एक्सप्लिसिटली इसको यूज किया गया था, एक्सप्लिसिट बनाया गया था। ये वर्ड देखते हैं। इन कंटेम्परेरी इंडिया प्रोग्रेसिव स्टेट्स आर आल्सो नॉट फ्री फ्रॉम द टेंट ऑफ चौविनिज्म एंड कम्युनिज्म as well as jeopardizing the interest of the poor people in the hand of some capitalist class. Thus, words act as a check on the mindless development of the communism. ये जो सेकंड पॉइंट है, ये काफी अच्छी बातें करता है कि उस टाइम में 1976 के टाइम में जो हमारा जो राज्य थे वो भी अंधदेशभक्ति और सांप्रदायिकता से बचे नहीं थे, अछूते नहीं थे, और हम लोग जो गरीब जनता की जो इंटरेस्ट है उसको हम लोग जोखिम में नहीं डाल सकते थे कैपिटलिस्ट क्लास के हाथों में। तो इसलिए ये सब वर्ड्स इसलिए यूज किए गए ताकि ये एक माइंडलेस डेवलपमेंट और कम्युनिज्म को चेक किया जा सके। ये चेक थे, ये चेक डायरेक्टली अब वर्ड आ गए ना, सेकुलर, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड जो इंटीग्रिटी वर्ड्स हैं, ये डायरेक्टली खुल के सामने आ गए। तो हम ये देखते हैं कि देखिए यहाँ पर जो ओरिजिनल था सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है, और यहाँ पर यूनिटी ऑफ द नेशन है, लेकिन यहाँ पर चेंज करने के बाद क्या हो गया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। एंड यहाँ पर 3 वर्ड, ये 2 वर्ड है यहाँ पे सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ये 2 वर्ड यहाँ पर बीच में आ गए। तो ये अमेंडमेंट के बाद ऐसे हो गए थे। कुछ इन्फो बिट्स हैं जो याद कर सकते हैं। द प्रीएम्बल पेज अलॉन्ग विद अदर पेज, ये जो प्रीएम्बल की जो डिजाइन, जो प्रीएम्बल जो पेज की जो डिजाइन थे, ये बेवहर राम मनोहर सिन्हा जी जो जबलपुर के थे, उन्होंने ये डिजाइन किया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इन केशवानंद केस रिकॉग्नाइज्ड दैट द प्रीएम्बल में बी यूज्ड टू इंटरप्रेट एम्बिगस एरियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर डिफरिंग इंटरप्रिटेशन प्रेजेंट देमसेल्व्स। ये यूनियन गवर्नमेंट LIC में ऑफ इंडिया ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट हैज वंस अगेन हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने ये चीज को तो पहले डिस्कस कर ही लिया। सब पॉइंट्स हैं इसके जो आप याद कर सकते हैं, जो इसमें डिस्कस हो चुके हैं ऑलरेडी, जैसे प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल इंडिकेट्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, SR मुंबई केस में। ठीक है, प्रीएम्बल कैन अमेंड बाय पार्लियामेंट यूजिंग अमेंडमेंट पावर एज पर आर्टिकल 360। इट डज नॉट प्रोवाइड्स एनी लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इट इज नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर नॉर ए सोर्स ऑफ लिमिटेशन। इट नाइदर प्रोवाइड्स एनी पावर नॉर इम्पोज एनी ड्यूटी। तो ये सब पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रीएम्बल जो है ये सोर्स ऑफ पावर भी नहीं है और सोर्स ऑफ लिमिटेशन भी नहीं है। ये किसी को पावर भी नहीं देता और किसी के ऊपर ड्यूटी भी इम्पोज नहीं करता है। इट्स इंपॉर्टेंस इन रोल टू बी प्लेड इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ठीक है, इंटरप्रिटेशन में काफी मददगार ये साबित होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं, जो उसके कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, उसको क्लियर करने में, उसके स्कोप को वाइड करने में प्रीएम्बल का एक बहुत बड़ा रोल है।
प्रियम्बल इज नाइदर इन्फोर्सेबल नॉट जस्टिफिएबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। ये देखिए, ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि ये इन्फोर्सेबल भी नहीं है और जस्टिफिएबल भी नहीं है। मीन्स आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि भाई आपने तो सोशलिस्ट सेकुलर की बात की है लेकिन वो है यानी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इट्स नॉट ए इन्फोर्सेबल नॉट justifiable. This implies that courts cannot pass orders against the government in India to implement ideas in the preamble. What is the relevance of the preamble? The preamble sets out the aims and aspirations of the people, and these have been embodied in various provisions of the constitution. जो हमारा preamble है वो हमारी जनता का एम्स और एस्पिरेशन है, और ये हमारे संविधान में भी अलग अलग प्रोविजंस में ये चीज है प्रस्तुत किया गया है। The preamble of the constitution contains the basic objective of the constitution. जो हमारा preamble है वो संविधान के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स को कंटेन करता है। ठीक है, जो हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और देखिए, it provides assurance of dignity of individual and ideals that the state should follow. अब कुछ कोड्स हैं जो इसके लिए दिए गए हैं, प्रियम्बल को ये बताए गए हैं। इट हैज ऑल्सो कॉल्ड पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा गया था के मुंशी जी के द्वारा। सूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज सूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाई ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया था। एंड आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई एन ए पालखीवाला के द्वारा ये कहा गया था। तो ये 3 चीजें हैं जो आप याद कर सकते हैं कि प्रियम्बल को क्या क्या कहा गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या क्या रूप में ये है, ये अलग अलग लोगों के द्वारा कहा गया था। आप इसको याद करें। इस प्रियम्बल बोर्ड फीचर देखिए, हमारा जो प्रियम्बल है बहुत लोग कहते हैं कि ये बोर्ड फीचर है नहीं भी, कुछ लोग कहते हैं है भी, कुछ लोग नहीं भी कहते हैं। देखिए हमारा जो लेजिस्लेटिव हिस्ट्री है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था वहां पर उसका एक सेपरेट प्रियम्बल था। लेकिन उसके बाद 1935 आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लेकिन उसमें कोई प्रियम्बल नहीं था। ठीक है, जब हमारा संविधान बना था उसके पहले से यूएसए के संविधान थी, और लेकिन यूएसए की एक सेपरेट प्रियम्बल है। तो हम ये कह सकते हैं, ये गलत नहीं होगा कहना कि हम जो प्रियम्बल की जो बात है हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ये गलत नहीं होगा अगर इसको हम कहें तो। देखिए कुछ क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग: सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सोवरेन एंड सेकुलर। चूज द वर्ड्स इन द ऑर्डर दैट दे अपीयर इन द प्रियम्बल। मतलब देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, मतलब आप जो है वो ऑर्डर को सिलेक्ट करिए। तो सब चीजों को याद करना बहुत सही रहेगा, क्योंकि प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको काफी अच्छे से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट रिप्रेजेंट्स थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब देखिए, अब जो है, अब ये एक डीप निकाला है कि अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है। जस्टिस रिप्रेजेंट करता है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी क्या रिप्रेजेंट करता है। थॉट ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो हमने पढ़ा था कि लिबर्टी रिप्रेजेंट्स थॉट ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ को भी याद करना है कि लिबर्टी का मतलब क्या था, जस्टिस में क्या क्या आ रहा था, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इक्वलिटी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप जो है डिटेल्स में देख लीजिएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, और कैसे कैसे याद करना है मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया था ताकि आप प्रियम्बल को किस तरीके से और किस चीज़ों को कितना ज़्यादा याद रखना है, ये इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स अमेंडेड द प्रियम्बल। देखिए ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है जो अभी हम लोग सभी लोग जानते हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। तो इस तरीके से दोस्तों जो है इसके जो वर्ड्स हैं इसको याद करना बहुत जरूरी है, और क्या मीनिंग है, क्या क्या उसके अंदर समाहित है, ये सब चीज़ों को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स। ये लंबा वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसको आप लोग एक बार देख कर लीजिए। मैंने इसमें सभी पॉइंट्स को ऐड किया है, और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट्स करिए। मैं अपने इस वीडियो को सुधारने का और भी आगे प्रयास करूँगा। थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद।